जाते हैं, चाहे ARO हो, PCS हो, UPSC हो या अदर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हो, तो आपने सुना कि वहाँ पे बहुत डीप स्टडी है या डीप हिस्ट्री की बात हो रही है या बुक से क्वेश्चन आया है। अभी रिसेंट सिनेरियो आपने देखा है कि कहीं पर भी नोट से क्वेश्चन जल्दी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको अपने पढ़ने का तरीका जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम बुक्स वाइज जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते चलेंगे। तो ये यहाँ से पार्ट 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। केसी श्रीवास्तव सर की बुक है, उससे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और बाद में आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का एक विशाल प्रायद्वीप जिसे भारत कहा जाता है, इसका विस्तृत भूखंड जिसे एक महाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा और 2000 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में लगभग ये समस्त यूरोप के बराबर है। और अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा था। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है और आप देखते हैं कि ये किसने कहा, तो यहाँ पर आता है कि इंडिया वर्ड जो है सबसे पहले किसने कहा है। तो इंडिया शब्द जो है वो किसने कहा है, यूनानियों ने कहा। ये चीज यहाँ से देख लीजिए। तथा मध्यकालीन लेखकों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 4 भाग किए जा सकते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब ये उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, ये ज्योग्राफी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये एक इंट्रोडक्शन है, वहां पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पे तराई के दलदल जो वन है वहां से लेकर के और हिमालय की घाटी तक ये विस्तृत है। और इसमें कौन कौन से मेन एरियाज आते हैं, कश्मीर आता है, कांगड़ा आता है, टेरी, हुमायूं, सिक्किम, ये सारे प्रदेश इसमें यहाँ तक आते हैं। अब हम दूसरे प्रदेश की बात करें, दूसरे भाग की बात करें, तो ये गंगा और सिंधु नदी का मैदान जो है दूसरे पार्ट में आ जाता है। ये देखिए, जब मैदान कहते हैं तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो शुरुआती जो लक्षण हैं, जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसमें मैदान का उपयोग अधिक है और ज्यादातर वो मैदान जहाँ पे नदियां पाई गई हैं। तो यहाँ पे सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियां हैं। यहीं पर सबसे पहले जो है वेदों की रचना जो है वो कहाँ हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। सप्त सैंधव प्रदेश जो है वहां पर ही वेदों की रचना हुई है। पहले आप समझ लीजिए। राजस्थान के रेगिस्तानी भाग, गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश सम्मिलित है। देश का यह भाग जो सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ आर्य संस्कृत का विकास हुआ और इसे ही आर्यावर्त कहा गया है। अब क्वेश्चन आता है आर्यावर्त, ये आर्य संस्कृत का जो विकास है ये आर्यावर्त में हुआ। एक प्रकार से देखें, ये जो प्रदेश है आर्यावर्त, ये सिंध और उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं उसके इर्द गिर्द जो मैदान है उसको कहा जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है कि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के जो सिंचित प्रदेश जो रहा है उसको क्या नाम दिया जाएगा। इसको आर्यावर्त कहा जाएगा और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आर्य संस्कृत का विकास हुआ है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण का पठार। आपको पता है कि पठार जो है वो मैदान और पर्वत के बीच की एक श्रृंखला है जो पृथ्वी से काफी उच्च होता है और पर्वतों से काफी निम्न होता है। मध्यम चीज है, यहाँ पर ज्यादातर वर्षा की कमी होती है, पानी की कमी होती है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे इतिहास की दृष्टि से। तो इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। तो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल जो अप्रोच है उससे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ज्योग्राफी का अप्रोच काम नहीं कर रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं सुदूर दक्षिण का मैदान। मैंने आपको बताया है जैसे ही मैदान शब्द यूज होता है यहाँ पे कई चीजें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे नदियां होंगी, यहाँ पे उपजाऊ प्रदेश होंगे, यहाँ पर संस्कृत का विकास होगा, क्योंकि जीवन में स्थायित्व है। जीवन में स्थायित्व का मतलब ही हो जाता है ठहराव। जहाँ पे स्थायित्व या ठहराव है वहां से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें दक्षिण के लंबे और संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस भाग में कौन कौन सी नदियां और उसके क्षेत्र आते हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं।
डेल्टा वाले प्रदेश उपजाऊ होते हैं, या बहुत बखूबी जानते हैं। दक्षिण का पठार तथा दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों और महाकांतार के वन मिलकर के उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते हैं। यानी कि अगर भौगोलिक रूप से हम देखें तो दो प्रदेश को अलग करने के लिए पठार और नदियों का क्षेत्र जो है वो काफी है। और एक चीज ऑब्वियस है कि अगर ये क्षेत्र अलग अलग हैं तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी अलग अलग होंगी। अगर सांस्कृतिक विभिन्नताएं अलग हैं तो इतिहास का जो विकास है वो अलग प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, कुछ तत्व जो है कॉमन हो सकते हैं। पृथकता के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत आर्य संस्कृत के प्रभाव से मुक्त रहा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है कि संस्कृत पर वहां की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। जबकि उत्तर भारत में आर्य संस्कृत का विकास हुआ, दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृत विकसित हुई जिसे द्रविड़ कहा जाता है। इस संस्कृत के अवशेष जो है वो आज भी दक्षिण भारत में विद्यमान है। यानी द्रविड़ संस्कृत जो है दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, या ये कहिए कि दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत जो है महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध रही। दोनों ही बातें एक दूसरे की समानार्थी हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय का पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है, और हिंद महासागर जो है इस देश को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से घेरे हुए है। इन प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा वायु आक्रमण जो है जल्दी संभव नहीं है, ये बात सच है। लेकिन कहीं ना कहीं यार टेक्निक ने इस चीज को पीछे कर दिया है। लेकिन फिर भी इतना आसान आक्रमण नहीं है। अपनी सर्वथा स्वतंत्र पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका है। भारतीय इतिहास यहाँ पे भूगोल पे गहरा प्रभाव डालता है, और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग कहानी है। एक और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, दूसरी ओर समुद्र है। एक ही साथ कुछ स्थान अत्यंत उष्ण हैं तो कुछ जो है शीतल हैं। विभिन्न भौगोलिक उपभागों के कारण यहाँ की प्राकृतिक एक सामाजिक स्तर की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसी विषमता यूरोप में कहीं पे दिखाई नहीं पड़ती। यानी जो भारत है उसमें लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। किसी भी संस्कृत के पल्लवन के लिए, स्थायित्व के लिए और सांस्कृतिक विविधता के लिए ये इस प्रकार के क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है वो भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भर करती है। और इसी परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना जो है कभी कभी एक नहीं हो पाता है। यानी देश में एकता स्थापित करने वाले संकेतों को और चिन्हों को अलग से बनाना पड़ता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पज ही यही है कि अब जो है किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाए उसकी प्रिपरेशन हमारी सेम रहनी चाहिए। अब देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों से इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए। भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों और सेना नायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विकसित करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही कर लिया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। अति प्राचीन समय से ही या भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा, आचार विचार के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की इतनी जो विशेषताएं हैं वो खटक सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्नता में एकता की। ये जो है भारतीय संस्कृत की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि विभिन्नता रहते हुए भी एकता कैसे स्थापित हो सकती है, आपके ऐसे का टॉपिक है, ऐसे में काम आ सकता है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत कर दी है, और ये जो है हमारे लिए एकता का एक मूलभूत विचार है। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आप एक कैसे हैं, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है वो एक ही है। भौगोलिक विशेषताओं के कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण हम एक हैं। इसने देश के राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित किया है। यद्यपि व्यवहार में राजनीतिक एकता बहुत कम स्थापित हो पाई है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक गुण में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक विशेषता जो है और एकता सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक, धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम हैं।
भारतीय इतिहास के अति प्राचीन काल से ही हमें इस मौलिक एकता के दर्शन होते हैं और पुराणों में इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष यानी भारत का देश कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतवर्ष कहा गया है। तो भारतवर्ष जो है वो पुराणों में कहा गया। अभी आपने ऊपर पढ़ा था इंडिया जो है यूनानियों ने कहा, और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया यानी भारत की संतान कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जो है इसका संदर्भ कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर होगा पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में इसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु पुराण में कहा गया समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है, और यहाँ की संतानें जो है वो क्या हैं, वो भारतीय हैं। इस प्रकार से विष्णु पुराण में एक प्रकार से भारतवर्ष को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्राचीन कवियों, लेखकों, विचारकों की। इनके मस्तिष्क में एकता की जो भावना है वो सदियों पूर्व से ही विद्यमान रही। अर्थशास्त्र में यानी जिसका कौटिल्य ने जिसको लिखा था, उन्होंने कहा है कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र होता है। यह सार्वभौमिक सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। भारतीयों की प्राचीन धार्मिक भावनाओं और विश्वासों से भी इस सारभूत एकता का परिचय मिलता है। यहाँ की 7 पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। 7 पर्वत कौन से हैं? महेंद्र, मलय, सहज, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंश तथा परियात्र। और 7 नगरी जो बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, पुरी और द्वारवती। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रमुख 7 जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं, और ये क्वेश्चन में आ भी चुका है। देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के रूप में समान रूप से श्रद्धेय रही है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है, और इस सम्मान के साथ शिव और विष्णु आदि देवता जो है सर्वत्र पूजे जाते हैं। यानी एकता स्थापित करने में नदियों, पहाड़ों, नगरी, भगवानों का विशेष योगदान है, क्योंकि कॉमन जो चीजें हैं वो हम सबके बीच में इसी प्रकार से विद्यमान हैं। तो विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए भौगोलिक चीजें जो है, सांस्कृतिक चीजें हमारे काम की हैं। यहाँ पे बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, तथापि वे सभी संस्कृत से ही प्रभावित हैं। यानी लगभग सभी भाषाओं का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं संस्कृत है। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी आदि इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेध ये प्रकार के जो यज्ञ हैं होते थे उस समय, वो अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने व्यक्त किए हैं। इस प्रकार विविधता में एकता के बीच सारभूत एकता भारतीय संस्कृति का प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करते हैं निर्जाति तत्व। निर्जाति तत्व जो है वो विभिन्न जातियां, आप जानते हैं, भारत में निवास करती थी। बहुत अलग अलग जातियां निवास करती थी, जिनकी भाषाएं, रहन सहन, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में भारी विषमता थी। उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्रशैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जरियस्मिन् सन्निधि गुरु अयोध्या मथुरा माया काशी कांचो अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सत्यता मोक्षदायिका। आप इस प्रकार से देखिए, ये जो चीजें हैं वो पहले से आपको बता दी गई। इन स्पाइट ऑफ सीइंग डाइवर्सिटी देयर वाज अ लार्ज मेजर ऑफ कल्चरल यूनिटी एंड गोल ऑफ पॉलिटिकल यूनियन वाज नेवर लॉस्ट साइट ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में निर्जातीय तत्वों की पहचान जो है प्रधानता भौतिक, भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों पर आधारित है। यानी कि भारतीय संविधान में भी जो आपसे बोला गया है अल्पसंख्यक, तो जब अल्पसंख्यक आप देखते हैं तो अल्पसंख्यक का मतलब धार्मिक आधार पे, भाषाई आधार पर और साथ में निर्जातीय तत्व जो हैं इसके आधार पे भी देखा जा सकता है। अब किस प्रकार के हैं? सिर संबंधी, नासिका संबंधी, ये यानी निर्जातीय जो तत्व हैं वो किस प्रकार से जात निर्धारण, प्रजात निर्धारण करते हैं।
अब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीन जनजात में लंबे तथा चौड़े दोनों ही सिरों वाले लोग विद्यमान थे, ये भी देखिए। और जैसा कि प्राचीन कंकालों एवं कपालों से इंगित होता है, भारत में प्रागैतिहासिक मानवों के प्रस्तरित अवशेष अत्यल्प हैं, किंतु नृतत्व और भाषा विज्ञान की सहायता से यहाँ रहने अथवा आवर्जित होने वाली प्रजातियों तथा भारतीय संस्कृति के विकास में उनके योगदान का अनुमान लगाया गया है। बीएस गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ की आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया है। नेग्रिटो, प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियन, मेडिटेरियन या पश्चिमी ब्रैकाइसेफलस और नार्डिक, और यानी इस आधार पे इनको विभाजित किया गया है। और भाषाविदों ने किस प्रकार से 4 भाषा समूहों के अंतर्गत विभाजित किया है, वो कौन कौन सी है? आस्टिक, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, तिब्बतो चाइनीज, ये 4 जो हैं ये किए गए। अब हम लोग इनको अलग अलग देखते हैं। निग्रोटो की बात करें, निग्रोटो में देखें तो ये भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन जो प्रजाति है वो कौन सी है, तो आप आंसर देंगे नेग्रिटो। अब यह स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं मिलती है। इसके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन और त्रावणकोर की कदार और पलियन जनजातियों, असम के आसामी नागाओं, पूर्वी बियाज की राजमहल पहाड़ियों में बसने वाली बांगड़ी समूह और इरुला में देखे जा सकते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये नाटे कद के हैं, चौड़े सिर के हैं, मोटे होठ हैं और चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। इनकी जो प्रमुख देन धनुष बाण की खोज है, यानी धनुष बाण की जो खोज है वो किसने की है? नेग्रिटो ने की है। और ये जो आदिवासियों में मिलने वाले कुछ धार्मिक आचार और 2-4 शब्द तक ही सीमित है। हदन का विचार है कि बट पीपल पूजा, मृतक की आत्मा और गर्भाधान संबंधी मान्यता, स्वर्ग पद पर दानवों की पहरेदारी संबंधी विश्वास जो है वो किससे लिए गए? निग्रिटो से लिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिल रही है। यानी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये चीजें कुछ सिंबॉलिकली ही सही सब जगह मौजूद हैं, और ये चीज जो है भारत में पाई जाने वाली नेग्रिटो जनजात से देखने को मिल सकती है। आप समझिए कि बट वृक्ष पूजा जो है भारत में होती है, और कई सारी संतों ने, कई सारे महात्माओं ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें मृतक की आत्मा, तो आत्मा का विचार लगभग हर धर्म में हर जगह पाया जाता है। गर्भाधान संबंधी मान्यताएं भी लगभग हर जाति, हर प्रदेश, हर समूह, हर धर्म में मौजूद हैं। स्वर्ग पद पे दानवों की पहरेदारी, मतलब स्वर्ग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हर धर्म ने देख लिया है। तो ये सारी चीजें नेग्रिटो से देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है भारतीय जनसंख्या के आधारभूत अंग थे, तथा उनकी बोली आस्टिक भाषा समूह की थी, यानी जो हमने अभी समूह वर्गीकरण किया उसमें से वो भाषा बोलते थे। अब इनका जो है कुछ उदाहरण कहाँ मिलेगी? आदिम कबीलों की मुंडा बोली में आज तक वो चीजें देखी जाती जो उस समय देखी जा रही थी। तिन्नवेली को प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों में इस प्रजाति के तत्व मिलते हैं। सांस्कृतिक साहित्य में उल्लिखित निषाद जनजाति इसी वर्ग की है। ये छोटे कद, लंबे सर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल तथा चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। अधिकांश दक्षिणी भारत को तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें मृदभांड बनाने तथा कृषि का ज्ञान था, यानी कृषि का ज्ञान और मृदभांड बनाने की जो कला है वो इसमें देखी जा सकती है। चावल, कदली, नारियल, कपास आदि का ज्ञान था। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, धार्मिक कार्यों में तांबूल, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग, यानी जीवन में कुछ भी प्रयोग हो रहा है उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीजें अक्सर देखी जा सकती हैं। और चंद्रमा की कला की बात करें तो चंद्रमा जो अलग अलग जो फेज होती है रात में, और उसके अनुसार जो डेट कैलकुलेट की जाती है, नाग, मकर, हाथी, कच्छप आदि की पूजा भी इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से देखी जा सकती है। यानी भारतीय संस्कृति में इन जातियों का रोल बहुत बड़ा है। फिर हम लोग बात करते हैं मंगोलियाड जो है वो छोटी नाक, मोटे होंठ, लंबे चौड़े सिर, पीले अथवा भूरे चेहरे वाले होते थे। इस जनजात ने पूर्व की ओर भारत में प्रवेश किया। पूर्व की ओर से यानी इनके आने का जो रास्ता था वो उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल की तरफ से देखा जा सकता है। इस प्रजाति के तत्व मौरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया और बंगाल असम की जातियों में मिलते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा से मिलती है। मंगोलियाड की बात कर रहे हैं, और ये मंगोल जात के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृत में तंत्र, आपको पता है, वामाचार, शक्ति पूजा और कुछ अश्लील धार्मिक कृत्यों का आविर्भाव हुआ। मोहनजोदड़ो की जो छोटी छोटी मृण मूर्तियां मिली हैं, उसमें भी जाति में शारीरिक लक्षण देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से हम मंगोलों में पाए जाने वाली चीजों को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मंगोल लोग जैसे चंगेज खां, ये लोग किस धर्म को मानते थे? तो इनका जो मेन धर्म था, मुख्य धर्म, वो तंत्रयान था। मतलब ना वो इस्लाम को मानते थे, ना वो बौद्ध धर्म को मानते थे। हालांकि उसमें से आगे चल के कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को भी माना है। फिर हम लोग बात करते हैं मेडिटेरियन। इस प्रजाति की 3 शाखाएं जो है वो भारत में आई और अंतर्विवाह के फलस्वरूप घुल मिल गई। अंतर्विवाह, एक दूसरे की जात से विवाह करने लगे। मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। इनकी एक शाखा कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषा जाति प्रदेश में और दूसरी पंजाब तथा गंगा की ऊपरी घाटी में तथा तीसरी किंत राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। समानता भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध जो है द्रविड़ जात से पाया जाता है। इसके अस्थिपंजर सैंधव सभ्यता में मिलते हैं। ये लंबे सिर, मध्यम कद, चौड़े मुंह, पतले होंठ, घुंघराले बाल, भूरी त्वचा वाले होते हैं। यानी कि हर एक सांस्कृतिक विशेषता हर एक जनजाति की अलग अलग है, फिर भी उनके अंदर मौलिक तत्व विद्वान है। वो ये है कि वो इसी भौगोलिक प्रदेश में पाए गए हैं। अब इनकी प्रमुख देन क्या है? नौ परिवहन, कृषि एवं व्यापार, वाणिज्य, नगर सभ्यता का सूत्रपात। ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं? भूमध्य सागरियों से मिल रही हैं। कुछ विद्वान द्रविड़ों को ही सैंधव सभ्यता का निर्माता मानते हैं। यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे भारत में जो सबसे प्राचीन संस्कृत पाई गई, द्रविड़ संस्कृत के रूप में जिसे देखते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा विचार है। द्रविड़ों को ही सैंधव सभ्यता का निर्माता माना गया। ये पॉइंट संदिग्ध हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार इंपॉर्टेंट है। भाषाविदों का विचार है कि भारत में भारोपी भाषा में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ संपर्क का ही परिणाम है। फिर 5वें नंबर पे हम देखते हैं पश्चिम ब्रेकाई सेफलसाई। इनकी भी 3 शाखाएं हैं, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मीनापाइड। अब इन्हीं के आधार पर हम इनको भी आगे देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये इनकी विशेषताएं कहाँ पे पाई गई। तो इनको अल्पाइन क्यों कहा जाता है? तो यूरोप में आल्पस पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने के कारण इस प्रजाति को अल्पाइन कहा जाता है। गुजरात, बिहार, उत्तर और मध्य भारत में यह प्रजाति पाई जाती है। यह चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक, पीली त्वचा वाले होते हैं। इनकी डिनारिक शाखा जो है वो बंगाल, उड़ीसा और काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल भाषी क्षेत्र में रहती है। तीसरी शाखा की बात करें आर्मीनाइड, ये जो है मुंबई के पारसियों में दिखाई पड़ते हैं इसके तत्व, आर्मीनाइड के जो है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे भी कि भारत में रहने वाले जो पारसी भाई लोग हैं हमारे, उनके जो मुंबई में रहते हैं उनमें किस शाखा के तत्व दिखते हैं, तो आर्मीनाइड हो जाएंगे। भारतीय संस्कृत में इनका योगदान स्पष्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं नार्डिक्स। नार्डिकस प्रजाति जो है, इसको आर्यों का प्रतिनिधि, हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। ये लंबे सर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे और घुंघराल वाले लक्षणों से युक्त थे और यह प्रजाति सबसे पहले पंजाब में आई होगी, ऐसा माना जाता है। यहीं से धीरे धीरे देश के अन्य भागों में ये फैल गई। किंतु आर्य शब्द वस्तुतः एक भाषिक पद है जिससे भारोपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। यह निर्वंशी पद नहीं है और आर्य आर्यजत की धारणा जो है वो भ्रामक है। फिर हम लोग बात करते हैं आगे प्रजाति की परिकल्पना कैसे आई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत में सभ्यता का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ तो ये बाहर से ही लोग आए और बस गए, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। सांस्कृतिक भारत की भाषा नहीं थी, या तो मध्य एशिया से भारत में आई थी, ऐसा विभिन्न विद्वानों का मत है। मैक्स मूलर और सर विलियम जोन्स के अनुसार आर्य प्रजाति भारत की नहीं थी। उन्हीं के अनुकरण पर कुछ तथाकथित भारतीय प्रगतिवादी इतिहासकारों ने आर्यों को घुमक्कड़
घुसपैठिया और आक्रमणकारी सिद्ध कर दिया। द्रविड़ों को भी भूमध्य सागरीय माना गया है। इलियट स्मिथ को तो ये कहना है कि विश्व की समस्त सभ्यताएं मिस्र में जन्मी, ये और आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं से अन्य देशों में फैली थी। ये सत्य नहीं है, इनके अपने विचार हैं। किंतु पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित प्रजाति का सिद्धांत अत्यंत भयावह और कुटिलतापूर्ण है, क्योंकि ये विश्व की संस्कृत का जन्म स्थल भारत में देखना पसंद नहीं करते थे। यूरोपीय ईसाई मिशनरी और विद्वानों ने भारत को सदा औपनिवेशिक दृष्टि से ही देखा है, और यह सिद्ध करने के अनेक तर्क माने गए कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसका अपना कोई वैशिष्ट नहीं है। ईसा के 2000 वर्ष पहले यूरोप उसके समीपवर्ती क्षेत्र में रहने वाली सभी प्रजातियां ही भारत में विभिन्न मार्गों से आई हैं। यानी इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति जो है वो यूरोप या किसी अन्य देशों से भारत से बाहर से आने वाले लोगों ने पनपाई है। खैर, ये इतना सत्य नहीं है। कुल मिलाकर के प्रगतिवादी विद्वानों ने प्रायतः मान्यता प्रदान कर दी और संस्कृत शब्द की मूल अवधारणा को ही आयातित बता दिया, जो कि पूर्णतः असत्य है। फिर आर्य और द्रविड़, ये जैसे शब्द प्रजातिगत न होकर के गुणवाचक शब्द हैं, और इसी अर्थ में इनका प्रयोग वैदिक साहित्य में हुआ है। यानी ये जो है ये गुण के आधार पर इन्हें देखा गया है, ना कि प्रजातिगत आधार पर देखा गया है। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिभा से श्रेष्ठ पुरुष और स्वामी विद्वान, ये सब जो है आर्य को कहा गया। इसी प्रकार द्रविड़ का जो अर्थ होता है वो होता है समृद्ध वर्ग, धन दान से संपन्न व्यक्ति, ऐश्वर्यवान पुरुष। यानी किसी भी प्रकार से कोई भेद इसमें इस प्रकार का नहीं है जिसके आधार पे विभिन्नता जो है वो स्थापित हो जाए, एकता ही रहेगी, क्योंकि ये गुण पे आधारित है। इन शब्दों के आधार पर प्राचीन भारत में जाति, प्रजाति और निर्वंश की परिकल्पना करना उचित नहीं होगा। फिर हम लोग बात करते हैं इतिहास जानने के साधन। अब इतिहास जानने का अगर साधन आपको देखना पड़े तो बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको अलग विस्तार से पढ़ेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का अभाव सा है जिन्हें आधुनिक भाषा में या परिभाषा में इतिहास को कहा जा सके, इतिहास की संज्ञा दी जा सके। यह भी सत्य है कि हमारे यहाँ हेरोडोट, थ्यूसिडाइसिस अथवा लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए, ये सब यूनान और रोम में ही पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास लिखने की परंपरा और वहाँ के इतिहास लिखने की परंपरा में बहुत अंतर है, और पाश्चात्य विद्वानों ने आरोपित किया कि प्राचीन भारतीय में इतिहास वृद्धि का अभाव था। लुईस डिकिंसन के अनुसार हिंदू इतिहासकार नहीं थे, ऐसा इन्होंने बोला है, जबकि ये गलत है। भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और समझ पाता है, फलस्वरूप उसमें नगण्यता और जीवन की निस्सरता जन्म ले लेती है, ये इनका कहना है, लेकिन ये गलत है। भारत में इतिहास जो है वो लिखने की कला अलग प्रकार से देखी गई है। मैकडॉनल्ड के अनुसार भारतीय इतिहास का दुर्बल पक्ष इतिहास ही है, यानी हमने इतिहास जो है क्रम के अनुसार नहीं लिखा, ऐसा इनका आरोप है, लेकिन यह अस्तित्व ही नहीं था। इस विचारधारा का समर्थन एल्फिंस्टन, फ्लीट, मैक्स मुलर, स्मिथ, आज देखिए ये जो विदेशी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, विदेशी लोग भारतीयों को निम्न दिखाने के लिए, अपने इतिहास को उच्च दिखाने के लिए, संपन्न दिखाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देते थे। 11वीं शताब्दी के मुस्लिम लेखक अल बरूनी इससे मिलते जुलते विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि हिंदू लोग जो है वो घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते हैं। घटनाओं के तिथि क्रमानुसार वर्णन करने में बड़ी लापरवाही बरतते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है अल बरूनी ने। इसका मतलब है भारत में जो इतिहास लिखने की परंपरा विकसित हो गई थी और जिस प्रकार से इतिहास लिखा जाता था वो चरित्र का वर्णन करने में और घटनाओं के वर्णन करने में थे। इसीलिए भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें अलंकार, सजावट, बौद्धिकता, सौंदर्य सब देखने को मिल जाता है। लेकिन हमने तिथि को क्यों प्रमुखता नहीं दी, उसके उस समय के कारण कुछ अलग रहे होंगे, क्योंकि तिथि लिखने का हमारे यहाँ कोई प्रचलन नहीं था। फिर हम लोग बात करते हैं भारतीयों के इतिहास विषयक ज्ञान पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लगाया गया उपरोक्त आरोप सत्य से परे है। वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास को उस दृष्टि से ही नहीं देखा जिससे आज के विद्वान देखते हैं। यानी देखा जाए तो भारत में इतिहासकार जो थे वो इतिहास लिखने का कार्य ग्रंथों, साहित्यों के माध्यम से कर रहे थे,
ना कि पाश्चात्य विद्वानों की तरह से। एक प्रकार से हम ये कहें कि तिथि का वर्णन करना हमारे लिए शायद इतना उपयोगी नहीं था जितना आज उन्होंने बना दिया है। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मपरक था, यानी भारतीय लोग धर्म के दृष्टि से इतिहास लिखते थे। उनकी दृष्टि में इतिहास साम्राज्यों और सम्राटों के उत्थान और पतन की गाथा न होकर के उस समस्त मूल्यों का संकलन मात्र थी जिसके ऊपर मानव जीवन आधारित है। अर्थात उनकी बुद्धि धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना में ही अधिक लगी, ना कि राजनीतिक घटनाओं के अंतर में। आज भी इतिहास को जब कैटेगराइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, ये सब अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ लीजिए हमारी जो सोच थी वो राजनीतिक घटनाओं के अंकन में कम होकर के बाकी चीजों में जाते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग ऋषियों के, तो जो हमारे वंश के अतीत गाथा और नारा संस्कृति साहित्य जो राजाओं और ऋषियों के स्तुतिपरक गीत हैं, इससे भी सूचित होता है। वैदिक युग में इतिहास लिखने की जो परंपरा विद्यमान थी, इसके अतिरिक्त इतिहास तथा पुराण नाम से भी अनेक रचनाएं प्रचलित थीं। इन्हें पंचम वेद कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वेद की तो पंचम वेद के रूप में इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि लेखक लोग क्या लिखते हैं। लेखक लोग लिखते हैं कि वही गुणवान व्यक्ति और कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में भाषा का प्रयोग करता है। इस प्रकार से बौद्ध, जैन, अलग अलग लोग जो है इसकी अलग अलग व्याख्या करते आए हैं, लेकिन उनके बीच में जो सच्चा इतिहासकार है वो आज के हिसाब से किन चीज़ों का अध्ययन करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ आती है, प्राचीन अभिलेख, सिक्कों का अध्ययन, ये सारी चीज़ें भी खोज कर सकती हैं। कुल मिलाकर के भारत में इतिहास लिखना उतना मुश्किल काम नहीं रहा। अब हम लोग देख सकते हैं भारतीय इतिहास को जानने के साधन कैसे हो सकते हैं। नंबर 1 साहित्यिक साक्ष्य हो सकते हैं। नंबर 2 विदेशी यात्रियों के विवरण हो सकते हैं। नंबर 3 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो सकते हैं। और यहाँ पर हम तीनों ही चीज़ों का अलग अलग विवरण देखेंगे। यानी भारतीय इतिहास जानने के लिए आपको इन्हीं स्रोतों की आवश्यकता पड़ सकती है और पड़ेगी। तो इस साक्ष्य के अंतर्गत हम दो भागों से, दो प्रकार से साहित्य को बांटेंगे। नंबर 1 है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो धर्म की व्याख्या करना है। धार्मिक साहित्य क्या है? धर्म की व्याख्या करना है। और जो लौकिक साहित्य है वो क्या है? वो व्यवहारिक जीवन पे आधारित और वंशावलियों, कथाओं, इन सब के ऊपर आधारित साहित्य की बात करता है। अब हम लोग अगर धार्मिक में भी देखें, धार्मिक साहित्य की बात करें, तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की रचना की जा सकती है, उसकी चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। यानी बौद्ध और जैन साहित्य जिन्हें नास्तिक धर्म भी उस समय कहा गया था, 6ठी शताब्दी पूर्व इनका जो है आविर्भाव हुआ था, उनको ब्राह्मणेतर साहित्यों में देख सकते हैं। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ देख सकते हैं, जीवनियाँ देख सकते हैं, कल्पना प्रधान और कल्पना साहित्य का वर्णन किया गया है, इसके अलग अलग विवरण देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्यों में वेद की बात करेंगे। तो वेद जो है ये भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इनके जो संकलयन है करता है वो है वेद व्यास, यानी कृष्णदेवपायन वेद व्यास जो है वेदों के संकलन करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाता है कि वेदों को संकलित किसने किया? तो आंसर है कृष्णदेवपायन वेद व्यास। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। ठीक है, नित्य मानती है और पौरुषेय ये मानती है कि इसकी रचना जो है मनुष्यों ने नहीं की है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण इसका
ऐतिहासिक महत्व बहुत है। प्राचीन काल के अध्ययन के लिए रोचक सामग्री हमें प्रचुर रूप से वेदों से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको पता है कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब उसमें से ऋग्वेद जो है वो न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है, और ये भारत तथा भारत के जो अलग से प्रदेश हैं उनके आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म और उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। आर्यों ने इसकी रचना कहाँ की थी? तभी मैंने कुछ देर बताया था, आर्यों ने इसकी रचना जो है सप्त सैंधव प्रदेश यानी पंजाब में की थी। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है पीसीएस में कि आर्यों ने वेदों की रचना किस क्षेत्र में की, तो आंसर है पंजाब में की थी। जबकि वे अफगानिस्तान से लेके गंगा यमुना तक ही फैले थे, और इसमें जो है 10 मंडल हैं और 1028 जो है वो सूक्त हैं। 1028 जो है वो सूक्त हैं, सूक्तियां हैं सूक्त के रूप में, ये राइट। तो यहां से हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एज इट इज, आप इसको समझ सकते हैं। अब ऋग्वेद को और समझ लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है इसका अधिकांश भाग जो है देव स्रोतों से यानी देवताओं की स्तुति से भरा हुआ है, और इस प्रकार उसमें ठोस सामग्री बहुत कम मिलती है, परंतु इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जैसे एक स्थान पे 10 राजाओं का युद्ध, यानी इसे दास राग युद्ध भी कहा जा सकता है। इसको बोलते हैं दास राग युद्ध, ये दास राग युद्ध कहा जा सकता है। ये भरत कबीले के राजा सुदास के साथ में, और भरत कबीले के राजा सुदास का और 10 राजाओं के कुल के बीच में हुआ था। यहाँ पे राजा सुदास के जो नेता थे, जो ऋषि थे, वो वशिष्ठ थे, और 10 राजाओं के जो गुरु थे, नेता थे, वो विश्वामित्र जी थे। ठीक है, तो ये आप देखते हैं वशिष्ठ थे, और इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ आ गया था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। और सुदास ने रावी नदी के तट पे 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है, दासराग युद्ध जो है, वो रावी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था, और इसमें 10 राजाओं का जो ग्रुप था वो हार गया था। अब वो 10 राजा जो थे वो अलग अलग जनों से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद और यजुर्वेद में किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है। साम का जो अर्थ होता है वो होता है गान, यानी जो गाकर के प्रमुख रूप से समझा जा सके, जिसमें देवताओं की स्तुति की जा सकी गा करके, वो सामवेद है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था। फिर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें यज्ञों के नियम की बात कही गई है और विधि विधानों का संकलन मिलता है। जबकि अन्य वेद जो है वो पद में है, यानी कि ये गद्य में होने वाला वेद है और ग्रंथ है। या गद्य और पद्य दोनों में है, आधा भाग गद्य में, आधा भाग पद्य में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि वो मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। उसमें 731 मंत्र हैं और 600 पद हैं। इसमें जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, ये सबसे बाद में लिखा गया ग्रंथ है। सबसे अंत में इसकी रचना हुई है, अंत में रचना हुई है ये। ठीक है, और इसे वेद त्रयी में गिना भी नहीं जाता है, वेद त्रयी में गिना भी नहीं जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद के कुछ मंत्रों की। तो कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वेद से भी प्राचीनतम है। पृथ्वी सूक्त जो है वो इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नत, व्यापारिक निर्माणों, इनका रोग निदान, विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सारी वनस्पतियों, औषधियों का विवरण भी दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी है। अगर आपसे पूछा जाए जादू टोने का वर्णन किस ग्रंथ में, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में है। जो इस बात का सूचक है इस समय तक आर्य अनार्य संस्कृतियों का समन्वय हो रहा था, और आर्यों ने अनार्यों के कई सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों, विश्वासों को ग्रहण कर लिया था। अथर्ववेद में ही यह है, अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है।
तथा कुरु देश की समृद्धि का वर्णन मिलता है। इन 4 वेदों को संगीता कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि संगीता किसे कहते हैं? संगीता का मतलब है संगीता, तो संगीता का मतलब है ये 4 वेद, इन 4 वेदों को मिलाकर के ही संगीता कहा जाएगा। क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की। तो संगीता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। इनमें से उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृत के विषय में जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ऋग्वेद की बात करें तो उससे उत्तरकालीन संस्कृत का कोई विवरण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक का जो लेटर वैदिक फेज है उसके बारे में ऋग्वेद में कोई जानकारी नहीं है। वो सब बाद के जो ग्रंथ हैं उसमें उसकी जानकारी दी गई है। ब्राह्मण और वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ये सब के सब गद्य में लिखे गए। जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की बात कर रहे हैं, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ग्रंथ बनाया, ऐतरेय तथा कौशिकी ग्रंथ बनाया गया, ये ब्राह्मण है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय तथा कौशिकी। उसके बाद यजुर्वेद के लिए किसको बनाया? तैतरीय तथा शतपथ। फिर सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ। यानी ये अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए ताकि इनको आसानी से समझा जा सके। आश्चर्य वाली बात यह है कि ये सभी के सभी गद्य में हैं और इनको आसानी से समझने के लिए इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है। बिंबिसार यानी हर्यंक जो वंश आप पढ़ते हैं उसके संस्थापक, उसके पहले की बात है। फिर ऐतरेय, शतपथ, तैतरीय और पंचविश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। फिर हम लोग ऐतरेय की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? राज्याभिषेक के नियम कुछ प्राचीन अधिराजाओं के दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्भ, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो आप जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो यानी ये जो गद्य आप देख रहे हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास की तरीके से लिखे गए हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण माना गया। कर्मकारों के अनुसार इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। और आरण्यक जो कि जंगल में बैठ के पढ़े जाएंगे, और उपनिषद जो कि जिसके लिए गुरु का होना भी जरूरी, ऐसा उस समय कहा जाता था। उपनिषद किसी के समीप होना, इसको गुरु भी मान लिया गया, गुरु के समीप पढ़ना भी होता था। तो कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। ये जो उपनिषद है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ये दार्शनिक ग्रंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन सारे ग्रंथों में दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे सर उपनिषद है, क्योंकि इसमें रहस्यवादी विचारों का समन्वय, रहस्यवादी विचारों का आविर्भाव मिलता है। इनका जो मुख्य ध्येय है वो क्या है? ज्ञान की खोज करना है। उपनिषद क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है, और इसका जो मुख्य विषय है वो ज्ञान की खोज करना है। और इनमें हमें भारतीय चिंतन की चरम परिणति जो है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं वेदांग और सूत्र की। तो क्वेश्चन है कि भाई वेदों को आसानी से समझा जा सके, इसके लिए क्या किया जाए? तो वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांग इनकी रचना की गई। 6 वेदांग कौन से हैं? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 कल्प, नंबर 4 व्याकरण, नंबर 5 निषक और नंबर 6 छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण की बात करते हैं। यज्ञाति करने में सहायक किस प्रकार से नियम कानून होंगे उसकी बात करते हैं। वैदिक साहित्य में उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। यानी सूत्र साहित्य का मतलब है जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, इसके लिए सूत्र की रचना कर दी गई। अब श्रौत, ग्रह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञी विधि विधान, यानी यज्ञ किस प्रकार से होना चाहिए, राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, कर्मकांड कैसे होनी चाहिए, विधि में व्यवहार किस प्रकार होनी चाहिए, इसके जो हमको सारे के सारे जो प्रमाण मिलते हैं वो हमको कहाँ मिलते हैं? सूत्र साहित्य से मिलते हैं। यानी
कितने भाई कितने का हमारा जो फायर पिट है, जो बलि देवी हम अग्नि देवी बनाते, कितने की होगी, किस प्रकार उसमें मंत्र पढ़ा जाएगा, इस सब चीजों के लिए सूत्र साहित्य की बात कही गई। ऋग वेद से सूत्र काल के संपूर्ण वैदिक जो वांग्मय का काल जो है वो ईसा पूर्व 200 से ले 2000 से लेके 500 के लगभग माना जाता है। यानी अगर हम देखें 2000 से लेके 500 तक ये देखने को मिल जाता है। अब आता है सूत्र काल के बाद महाकाव्य काल। तो जो महाकाव्य काल होता है वो काल है जिसमें महाकाव्यों की रचना की गई, जैसे कि रामायण और महाभारत, ये दो प्रधान महाकाव्य हैं जो इस समय रचे गए हैं, और इनकी जो रचना है वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी तथा इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2री और 4वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ था। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत आदरणीय स्थान है। इनके अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृत के विभिन्न पक्षों का सुंदर ज्ञान मिलता है। इन महाकाव्यों द्वारा जो आदर्श और मूल्य स्थापित किए गए थे वो आज भी पूरे विश्व में देखे जा सकते हैं। रामायण आदि काव्य, जिसकी रचना किसने की थी? रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, और इसमें हमें हिंदुओं, यवनों, शकों के संघर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें पवन देश, यवन देश, पवन नहीं यवन देश है, यवन देश और शकों का कुरु, मद्र देश और हिमालय के बीच बताया गया है। यानी जो देशों की स्थिति है वो भी बताई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यूनानी तथा सीथियन लोग, यानी बाहर आने वाले यूनानी और सीथियन लोग पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की है। इसमें भी शक, यवन, पारसीक, होड़ आदि जातियों का उल्लेख मिलता है, और इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन होता है। राजनीति तथा शासन के विषय में यह ग्रंथ जो है वो बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में जो कुछ भी इसमें है वो अन्य कहीं पर भी नहीं है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथों का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का मिश्रण अधिक है। महाकाव्यों में जिस समाज और संस्कृत का चित्रण है, यह इसका उपयोग उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। इतना इसमें से आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पुराण की। तो पुराण क्या है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अधिक क्रमबद्ध ज्ञान अगर कहीं देखने को मिलेगा तो पुराण में मिलेगा। अब पुराणों के रचयिता कम है, ये लोमहर्ष है और उसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, 3वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। और सर्वप्रथम पाजिटर नामक विद्वान ने इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। अब इसमें कौन कौन से पुराण में 5 विषय जो है बात करें तो पुराणों के 5 विषय कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। तो पहला विषय है सर्ग अथवा जगत की सृष्टि। दूसरा है प्रतिसर्ग अथवा प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। तीसरा है वंश अथवा ऋषियों और देवताओं की वंशावली। मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित अथवा प्राचीन राजकुलों का इतिहास। तो ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं कि मनवंतर क्या है। तो मनवंतर में क्या है? महायुग की बात कही गई। वंशानुचरित यानी प्राचीन राजाओं की बात कही गई है। और वंश में क्या, किसकी वंशावली दी गई है? तो वंश में देवताओं की, ऋषियों की वंशावली है, राजाओं की वंशावली नहीं है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर इसी प्रकार से अलग अलग जो पुराण है वो अलग अलग पुराण है। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म तथा स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है। ये 18 आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई ग्रंथ आएगा तो वो पुराण में इसकी गिनती नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हजारा नामक विद्वान ने 100 पुराणों की सूची दी है। बहुत सारे अलग अलग नाम जो है दिए गए हैं जिसमें से ये देखने को मिलते हैं। अब वंशानुचरित का बात करें तो वंशानुचरित जो विशेष बात है 18 पुराणों में केवल 5 में। अब 5 कौन से हैं? 5 में है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत। इसी में राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणित है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन प्रमाण जो है वो कौन सा प्रामाणिक वाला, तो मत्स्य पुराण होगा। पुराणों की भविष्य शैली में कलयुग के राजाओं की तालिकाएं भी दी गई हैं। सबसे मजे की बात है, इसमें कलयुग के राजाओं के बारे में बताया गया है। इनके साथ शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, आंध्र तथा गुप्त वंशों की वंशावली भी मिलती है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण तथा आंध्र यानी सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण है और मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वायु पुराण में गुप्त वंश की साम्राज्य सीमा का वर्णन हुआ है और गुप्तों की शासन पद्धति के बारे में भी वायु पुराण में बताया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण, इसका काफी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कृषि संबंधी विवरण के लिए कौन से पुराण को पढ़ना चाहिए, तो आंसर होगा अग्नि पुराण। मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। इस प्रकार पुराण प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। इस प्रकार से इसको भी हम पुराणों को भी अगर देखते हैं तो हम मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण के अलग अलग रूप देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि धर्मशास्त्र में क्या आता है। तो धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, धर्मशास्त्र कहलाते हैं। धर्मसूत्रों का काल जो है वो 500 से ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के लगभग निर्धारित किया गया है। आप स्तंभ, बौद्धायन तथा गौतम के धर्मसूत्र जो है सबसे प्राचीन है। धर्मसूत्र का मतलब आप समझ लीजिए जैसे ये आज के कानून हैं, जैसे ये आज के संविधान है। उस समय के जो धर्म सूत्र है वो किस प्रकार कार्य कर रहे थे, वो संविधान के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी चीजों के बारे में लगभग कुछ ना कुछ बताया गया है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का जो स्पष्ट वर्णन है धर्म सूत्रों में ही देखने को मिलता है। चारों वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्यों का निर्देश भी यानी संविधान की तरह ही काम कर रहा है। कालांतर में धर्मसूत्र का स्थान जो है वो स्मृतियों ने ले लिया। जहां पे धर्मसूत्र गद्य में है वहीं स्मृतियां पद्य में है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। वूलर के अनुसार इनकी रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 2री शताब्दी तक हुई। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल आदि की स्मृतियां उल्लेखनीय है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ भी कहा जाता है। शुंग काल का, शुंग काल यानी जो पुष्यमित्र शुंग मौर्य के बाद आए थे। इसके अध्ययन से शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बोध होता है। तो अगर मनुस्मृति की बात करते हैं तो फिर हम नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है और बाद में इसके अनेक विद्वानों ने टीकाएं भी लिखी हैं। मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं वो प्रमुख से भारूची हैं, मेधातिथि हैं और गोविंदराज तथा कुल्लूक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराग, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। और इन लोगों ने क्या है, इन्होंने संपत्ति विषयक नियम को भी लिखा है। विश्वरूप और अपराग ने, विश्वरूप, अपराग, ये मिताक्षरा लिखी विज्ञानेश्वर ने और दाय भाग लिखी जीमूति वाहन ने। इन टीकाओं से भी हम हिंदू समाज के विभिन्न पक्षों की जानकारी ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य की, यानी ब्राह्मण से अलग साहित्य की बात भी करते हैं। तो आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद की जो चीजें हैं वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन आंसर को देखिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए। और अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि डीप हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो हम इस केसी श्रीवास्तव बुक को पूरी तरीके से डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात सही है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 10 बार प्री देने से या 20 बार मेन देने से अच्छा है कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपके सौभाग्य की कामना करते हुए। थैंक यू, नमस्कार।